हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th की, और जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 1 है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा जो वीडियो सीरीज़ है इस चैप्टर के लिए उसका पार्ट 2 है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो शुरू हो रहा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, या सब्जेक्ट मैटर कंटेंट क्या है, हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं। यह है कि मैनेजमेंट की प्रकृति क्या है, या हम मैनेजमेंट होता कैसे है। मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम, इट हैज़ बिकम वेरी डायनेमिक इन मॉडर्न टाइम्स। मैनेजमेंट समय के साथ लगातार विकसित हुआ और ये बदलते हुए एक समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर पाया। अर्लियर इट वॉज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, or we may state them as a conventions that evolve slowly and gradually as per the ever changing needs. शुरुआती दौर में इसके पास कुछ नियम बनाए जाते थे, कायदे बनाए जाते थे और इसे एक परंपरा की तरह निभाया जाता था। लेकिन समय के बदलाव के साथ धीरे धीरे ये और ज़्यादा परिपक्व और बेहतर बनता चला गया और समय की ज़रूरतों के हिसाब से इसने अपने ज़रूरी बदलाव किए। कुल मिला के अगर हम देखें कि पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा क्या, तो हमने कहा कि मैनेजमेंट समय के साथ और विकसित और मजबूत और ताकतवर होता गया। ये तेज़ी से बदलते हुए समय के साथ खुद को, आधुनिक समय के साथ खुद को बदल पाया। और शुरुआती दौर में जब शुरुआती समय था, बहुत सालों पहले, हम सैकड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं, तब मैनेजमेंट को ऐसे नियमों के और कायदों के तौर पे देखा जाता था, ठीक है, जिसे एक परंपरा की तरह इस्तेमाल किया जाता था व्यवसाय वगैरह में। और समय के साथ और धीरे धीरे इसमें काफ़ी ज़रूरतें के हिसाब से इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए और आज जो मैनेजमेंट है वो हमारे सामने है। नो, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कला भी है, मैनेजमेंट एक विज्ञान भी है और मैनेजमेंट एक पेशा भी है, एक प्रोफेशन भी है। मैनेजमेंट कैन बी अ आर्ट, इट कैन बी अ साइंस और अ प्रोफेशन। हम इस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट एक विज्ञान है, क्या मैनेजमेंट एक कला है और क्या एक मैनेजमेंट पेशा है या नहीं है। चलिए इसके बारे में बात करें। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैं अगर प्रबंधन को एक कला के तौर पे देखें तो क्या है, पहले बात करते हैं। आर्ट रेफर्स टू पुटिंग द नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज़ इनटू प्रैक्टिस सो दैट एज टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। कला क्या होता है? कला का मतलब है जो जानकारियाँ हमारे पास है, जो हमारी क्षमताएं हैं, हम उन्हें रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हुए जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, जैसा हम चाहते हैं पाना, वो आउटकम रिजल्ट पा पाते हैं। इट can be acquired through the various methods like observation, study and experience। ठीक है, हम जो ये कला है हमारे अंदर आई, जो हमारी ये क्षमता आई, कैपेबिलिटीज़ है, जो हमारी स्किल्स है, वो जो आई है हमारी, वो हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारे स्टडी, अध्ययन और हमारे अनुभवों के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर भी आती हैं। तो अब मैनेजमेंट के पैरेलल से बात करें तो द बेसिक फीचर आर एज फॉलो। जो आर्ट के बेसिक फीचर है वो कैसे? पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। कला में पारिभाषिक जानकारियाँ होती हैं, मतलब ऐसी जानकारियाँ, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और के टूल्स, टेक्निक्स होते हैं जो सिखाए जाते हैं। तो ऐसे क्या नहीं, आर्ट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट, कला क्या है? थियोरेटिकल नॉलेज को अपनाना है। यानी जब आप कला की बात करते हैं तो कला में आपको परिभाषाएँ, थ्योरीज आदि सिखाई जाती हैं। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू इंडिविजुअल्स for accomplishment of desired results by putting the available knowledge into practice। ऐसे ही जैसे कला में theoretical knowledge को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ऐसे ही मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जहाँ पे इंडिविजुअल से अपने काम को पूरा कराया जाता है ताकि जो हमारे पहले से तय उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें, ठीक है। और हम ऐसा करने के लिए जो अवेलेबल नॉलेज है, जो जानकारियाँ हमारे पास है, हम उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस में लाते हैं। अगला है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ठीक है। द यूज़ ऑफ नॉलेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड हैंस मैनेजमेंट इज़ बेसिकली एन इंडिविजुअल स्किल्स। जो ये जानकारियाँ हमारे पास है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, उसे हमने नॉलेज में कन्वर्ट किया। इसका मतलब है कि जो चीज़ें हमने सीखी उन्हें रियल लाइफ में या अपनी काम की जगह पे अप्लाई किया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये एक व्यक्ति जो नॉलेज रखता है और जो दूसरे व्यक्ति जो नॉलेज रखता है, उनके किसी भी एक काम को करने के तरीके, उन नॉलेज को अप्लाई करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी तो बेसिकली ऐसा ही करता है। एक मैनेजर दूसरे मैनेजर दोनों के काम करवाने के तरीके, एक ही काम को
अलग अलग होते हैं। इस अगला पॉइंट है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। व्यक्तिगत इस्तेमाल करने के अपने अपने तरीके होते हैं। द यूज़ ऑफ नॉलेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड हैंस मैनेजमेंट इज़ बेसिकली एन इंडिविजुअल स्किल। जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल करने का तरीका एक व्यक्ति का हमेशा दूसरे व्यक्ति के साथ किसी न किसी तरीके से अलग होता है। इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली क्या है, एक व्यक्तिगत प्रतिभा का या व्यक्तिगत स्किल्स की बात करता है। टू डिफरेंट पीपल कैन परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ वर्क बट विल ऑलवेज डिफर इन द वे दे परफॉर्म। दो लोग एक ही काम को कर सकते हैं लेकिन उनके काम करने के जो तरीके होंगे उसी काम को वो अलग अलग होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टू सिंगर्स विल ऑलवेज परफॉर्म डिफरेंटली। जैसे एक ही गाने को अगर दो सिंगर से गाने के लिए कहा जाए तो उनमें अंतर ज़रूर होता है, गाने के तरीक़ों में अंतर होता है। अगला है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस का मतलब है आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, और क्रिएटिविटी आप अपनी थिंकिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सोच का, कल्पनाशीलता का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट जो है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट भी क्या है, गोल ओरिएंटेड है और रिजल्ट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट पहले से तय नतीजों को पूरा करने की कोशिश करता है और वो हमेशा एक सही और जो उसने सोचा है उन नतीजों को पाने की कोशिश करता है, इसलिए उसे हमने क्या कहा, गोल ओरिएंटेड है और रिजल्ट ओरिएंटेड। हाँ, एज़ फॉर आर्ट, अगर कला की बात करें तो कला के पक्ष में बात करें, यानी हम इस बात को ध्यान में रखते हुए बात करें कि क्या मैनेजमेंट कला है, तब मैनेजमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस ऑन द स्किल एंड क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है और कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस जो है उसमें स्किल्स और क्रिएटिविटी जो एक व्यक्ति की होती है वो नज़र आती है। अगला है हैंस मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ आर्ट एज बोथ रिक्वायर स्किल्स, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, कुल मिला के हम कह सकते हैं अंत में कि मैनेजमेंट एक वास्तविकता में क्या है, कला ही तो है, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ चाहिए। इसमें स्किल्स की ज़रूरत होती है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। तो ये पॉइंट होप कि आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज ए साइंस। क्या मैनेजमेंट विज्ञान है? तो अगर हम मैनेजमेंट को साइंस के संदर्भ में बताने की कोशिश करें तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस क्या है। मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एक विज्ञान है। इट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई साइंस क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी एक ऐसा अध्ययन का क्षेत्र है जिसमें अलग अलग विषय हैं, अलग अलग प्रिंसिपल हैं और अलग अलग थ्योरीज हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं और कंक्लूजन्स हैं। प्रोज एंड कॉन्स पे साइंस बेस्ड होता है। इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंस है और उसके जो सिद्धांत, जितनी भी थ्योरी बनाई गई है वो प्रयोग के आधार पर बनाई गई है। पहले रिसर्च किए गए, प्रयोग किए गए, उसके आधार पर जो कंक्लूजन्स है उसको बताने की कोशिश साइंस में की गई है। तो इट इज़ मेड ऑफ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड कंसेप्ट दैट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। साइंस में जो भी थ्योरीज या डेफिनेशंस दी गई हैं वो हमेशा एक्सेप्टेबल है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि जो भी ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो सारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, यानी वो सारी चीज़ क्या कारण है और उनके होने वाले जो प्रभाव हैं वो क्या होंगे, इस पे आधारित है। अब आता है कि जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस के, हम उसके बारे में डिस्कस करें और ये देख रहे हैं कि क्या वो मैनेजमेंट में वो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। पहला पॉइंट है अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है, एक व्यवस्थित बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब बॉडी ऑफ नॉलेज अगर ना समझ में आए तो स्टडी कह दीजिएगा कि एक सब्जेक्ट है। साइंस क्या है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज की जगह हमने बोला सब्जेक्ट समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो विज्ञान क्या है, एक विषय है। मैनेजमेंट भी तो एक विषय है, बॉडी ऑफ नॉलेज है। दोनों में ही प्रिंसिपल्स है, दोनों में ही थ्योरीज है, दोनों ही एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे। तो जो साइंस का ये फीचर है वो मैनेजमेंट के पास है। आगे पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एट्स with its own set of ideas and concepts based on the causes and effect relationship। तो मैनेजमेंट भी विज्ञान की ही तरह एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी एक विषय है जिसके खुद के अपने क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, डेफिनेशंस हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हो प्रोज एंड कॉन्स,
कारण और उनके प्रभावों के आधार पर ये परिभाषाएं बनाई गई हैं। तो साइंस का ये फीचर तो मैनेजमेंट के पास है। दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। विज्ञान में हमें ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे थ्योरीज, ऐसे एग्जाम्स, ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के आधार पर हैं, कि जो हमेशा प्रयोग करे गए हैं, प्रयोगों के आधार पर और खोजों के आधार पर वो प्रिंसिपल बनाए गए हैं। तो अब बात करते हैं कि ये तो हुआ फीचर साइंस का। देखिए हमारा मैनेजमेंट क्या करता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। जो मूलभूत जितने भी सिद्धांत हैं मैनेजमेंट के, वो भी एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के आधार पर और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर बनाए गए। जो हमने देखा, महसूस किया, जो हमने समझा, जो तजुर्बा किया के आधार पर बनाए गए हैं। देयर रिजल्ट्स कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड। जो भी मैनेजमेंट के जो नतीजे हैं उन्हें पहले टेस्ट किया गया है और वेरीफाई किया गया है। इसका मतलब है पहले उसकी जांच की गई है, समीक्षा की गई है और उसके बाद साबित किया गया है। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन वाला जो फीचर साइंस का है वो मैनेजमेंट के पास है। तो पहले दोनों पॉइंट तो हैं। अब आते हैं तीसरा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है कि हर स्थिति में जो प्रिंसिपल्स और थ्योरीज बनाई गई है साइंस में, वो बहुत रिजिड होती है और बिल्कुल वैसे ही फॉलो की जाती है। उन्हीं सर्कमस्टेंसेज और एजम्पशंस पे फॉलो किए जाते हैं। क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? तो जवाब है नहीं, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव नो यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं मैनेजमेंट के, वो सभी स्थितियों में समान रूप से अप्लाई नहीं होते। एंड एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे साइंस के होते हैं, ये नहीं होते। द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज इम्पार्टेड टू द मैनेजर्स। जो सिद्धांत या प्रिंसिपल हैं वो पूरी तरीके से मैनेजर पे, जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं मैनेजमेंट के, वो पूरी तरीके से किस पे बेस करते हैं? वो मैनेजर्स की योग्यता पे, काबिलियत पे करते हैं। रेस्ट हैज टू बी टेलर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। यानी मैनेजर क्या करता है? उन्हें ऑर्गेनाइजेशन और उस समय का जो माहौल है, स्थिति, परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, सिचुएशन है, उसके आधार पर वो इन प्रिंसिपल्स में ज़रूरी बदलाव कर लेता है। तो कुल मिला के कहें तो कि जो हमारा मैनेजमेंट है दैट इज़ अप्लाइड साइंस, नॉट अ प्योर साइंस। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक पेशा है, व्यवसाय है। पेशा क्या होता है? पेशा का मतलब एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके लिए कुछ स्किल, नॉलेज और आपको कुछ परमिशन या लाइसेंस एक्सेट्रा की ज़रूरत होती है। कोई गवर्निंग बॉडी होती है जो डिसाइड करती है कि आप वो पेशा करने योग्य हैं या नहीं हैं। ठीक है, आपके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसा रोजगार जिसके लिए आपको पहले से कुछ सिस्टमेटिक नॉलेज की ज़रूरत है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं और कोई एक ऐसी लीगल ऑर्गेनाइजेशन है जो उसे कंट्रोल करती है, कंट्रोलिंग बॉडी है उसकी, तो प्रोफेशन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। A vocation that requires specific knowledge, practical training and service motivation and code of conduct is referred to a profession. एक ऐसा व्यवसाय जिसके लिए विशेष जानकारियाँ होनी ज़रूरी है, आपको अभ्यास होना जरूरी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, आपको अभ्यास की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, आपकी सर्विस मोटिवेशन है, आप एक रोजगार में, सेवा के क्षेत्र में आने वाले हैं। ठीक है, किसके? सर्विस मोटिवेशन का मतलब है सेवा के क्षेत्र में कुछ कार्य करने को तैयार है। और कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके कुछ कायदे और कानून हैं जिसको आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा इस प्रोफेशन को अपनाते हुए। अगर ऐसे ये चारों एलिमेंट्स हैं तो ये प्रोफेशन है, यानी ये रोजगार आपका क्या कहलाएगा? ये रोजगार या व्यवसाय आपका प्रोफेशन, पेशा कहलाएगा। जैसे एक वकील होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं। वकील LLB या LLM की डिग्री लेते हैं और एक गवर्निंग बॉडी उनको रजिस्टर्ड करती है, उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। सर्विस सेक्टर है, ना भूलें। ऐसे ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर MBBS करते हैं, कोई MD करते हैं या किसी मेडिकल सेक्टर में, और IM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ऐसे ही चार्टेड अकाउंटेंट हैं जो ICAI, ठीक है, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया के पास से क्या करते हैं? अपनी शिक्षा लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, फिर उन्हें लाइसेंस मिलता है, फिर वो बनते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी प्रोफेशन है। क्यों है? क्योंकि गवर्निंग बॉडी इनके लिए काम कर रही है। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जब ये अपना व्यवसाय करते हैं तो इन कोड ऑफ कंडक्ट को हमेशा ही इन्हें फॉलो करना पड़ता है थ्रू आउट द करियर। ये सारे ही सर्विस सेक्टर के हैं। ठीक है,
और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब है कि ये करते करते आता है। इन सारे कामों में आपको अप्रेंटिसशिप करना पड़ता है। किसी लॉयर के लिए, अगर लॉयर बनना है तो किसी लॉयर के अंडर में, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के अंडर में, अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो चार्टेड अकाउंटेंट के गाइडेंस में आपको काम करना पड़ता है, इससे पहले कि आप चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर कहलाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो फीचर हैं प्रोफेशन के, हम उन पॉइंट को देखते हुए देख रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट के बाद वो फीचर्स हैं। देखिए, फॉलोइंग आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। कुल मिला के ये जो है हमारे पास, ये ज़रूरी है एक पेशे के लिए। पहला है स्पेशलाइज नॉलेज, एक विशेष तरीके की जो नॉलेज है, जानकारी है, आपको होनी चाहिए। मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जैसे प्रोफेशन में होना चाहिए, मैनेजमेंट के पास भी अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये एक अलग विषय है। तो हाँ, प्रोफेशन का जो ये गुण है इसके पास है कि मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं कि वो स्पेशलाइज नॉलेज है, इसके लिए भी चाहिए। ये नॉलेज एक अलग विषय बना रखा है मैनेजमेंट, उससे सीखा जाता है। तो ये फीचर तो मैनेजमेंट के पास है प्रोफेशन का। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी भी पेशे में उतरने के लिए, किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए जो एंट्री है वो सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिन्होंने स्पेशलाइज नॉलेज ली है, जिन्हें परमिशन है लीगल ऑथराइज से, जो उसके अंडर में काम करते हैं। एवरी प्रोफेशन हैज़ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थ्रू एग्जामिनेशन एंड थ्रू एजुकेशनल डिग्री। जितने भी प्रोफेशन, जितने भी पेशे हैं, उन्हें सख्त परीक्षा के अंदर गुजरकर और एजुकेशनल डिग्री प्राप्त करके ही किया जा सकता है। टू बिल्ड अ करियर इन मैनेजमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव एन एजुकेशनल डिग्री। लेकिन जब आप एक प्रबंधक बनते हैं, एक मैनेजर बनना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपके पास जब एक मैनेजमेंट डिग्री होगी केवल तभी आप मैनेजर या सुपरवाइज़र या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह बन पाएंगे किसी कंपनी में। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रोफेशन का जो ये एक एलिमेंट है वो किस में मौजूद नहीं है, मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधानिक निकाय, यानी जब कोई एक प्रोफेशन होता है तो उसको गवर्न करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाता है, एक संस्थान होती है। जैसे ICAI कंट्रोल करती है जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, उनके लिए कैसे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करेंगे और किस तरीके के वो काम करेंगे, किन चीज़ों को नहीं करेंगे, और समय समय पे उनमें बदलाव करते हैं कि नियम वगैरह बनाते हैं। तो गवर्निंग बॉडी है। क्या मैनेजमेंट में है तो सही, पर करती नहीं है। Every profession is regulated by a legally recognized body like ICAI for a chartered accountant। जितने भी पेशे हैं उनके लिए जो एक कानूनी संस्थान बनाई जाती है जो उनको देखती और संभालती है। जैसे ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट के केस में करता है। दो मैनेजमेंट इज ऑल्सो हैज़ देयर एसोसिएशन लाइक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ऐसे ही मैनेजमेंट के पास भी एक ऐसी ही संस्थान है जिसका नाम है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। लेकिन मैनेजमेंट एसोसिएशन स्टैट्यूटरी बॉडीज, संवैधानिक संस्था नहीं होती। हाँ, एक ऐसा संगठन है वो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन ये क्या नहीं है, ये एक संवैधानिक स्टैट्यूटरी संस्था नहीं है। कुल मिला के कह सकते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी वाला एग्जिस्टेंस जो प्रोफेशन में होता है वो मैनेजमेंट के केस में नहीं है। लास्ट है कोड ऑफ कंडक्ट, सेकंड लास्ट। लाइक एवरी प्रोफेशन, हर पेशे की तरह मैनेजर हैज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट। हर मैनेजर के पास एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसे उसे अपने काम करने के दौरान फॉलो करना पड़ता है, बट इट डज नॉट लीगली बाइंड अ मैनेजर एज कम्पेयर टू द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन इस पर कोई कानून का नियम लागू नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल और रेगुलेशन जरूर लागू होते हैं, पर कानून की कोई बाध्यता नहीं होती। यानी मैनेजर्स के अपने कोड ऑफ कंडक्ट तो होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट करता है, कोई गलती करता है या कोई कमी निकालता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैनेजर को उसके लिए कोई बड़ी सज़ा या किसी कानूनी बाधा का सामना करना पड़ेगा। हाँ, किसी और प्रोफेशन, चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनमें उन्हें कानूनी नियमों का पालन करना पड़ेगा या कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये फीचर कोड ऑफ कंडक्ट वाला है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडीज उसको कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। अगला है यूनिवर्सल वैल्यू, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव तो है, ये भी एक सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है,
जैसे वकील हैं वो भी एक सर्विस सेक्टर है, जैसे डॉक्टर हैं सर्विस सेक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस सेक्टर है, ठीक है, इंजीनियर भी सर्विस सेक्टर है। तो ऐसे ही क्या मैनेजमेंट एक सर्विस सेक्टर? तो जवाब हाँ है कि मैनेजर्स एम टू सर्व द सोसाइटी सिमिलरली लाइक अदर प्रोफेशन। तो एक मैनेजर भी समाज की ही सेवा करता है, क्योंकि संस्थान में वो क्या करता है, लोगों को बताता है, डायरेक्ट करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, और क्या करता है वो आउटपुट रिजल्ट करता है। अंत में सोशल सर्विसेज तो हो रही है, समाज की सेवा ही तो हो रही है जब एक नए अच्छे प्रोडक्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अदर जितने अदर पेशे हैं वो भी करता है तो ये भी करता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सारे नहीं पर बहुत सारे, सारे तो नहीं पर बहुत सारे जो फीचर है प्रोफेशन के वो मैनेजर में हैं। यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ नहीं है कोई ऐसी जो लीगल, और कोई कोड ऑफ कंडक्ट का लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं मैनेजमेंट के पास प्रोफेशन के वो मौजूद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आया लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्तर क्या है प्रबंधन का? प्रबंधन के कितने स्तर हैं? इसी को लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ही हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू दी अथॉरिटी या पावर अ मैनेजर हैज़, उसको लेवल्स में बांटा गया है। ये लेवल जनरली 3 लेवल में है। सबसे पहला आता है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का मतलब हायर मैनेजमेंट होता है। इस इट कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स हु आर यूजुअली रेफर टू एज चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये सबसे हायर अथॉरिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं या हायर मैनेजमेंट कहते हैं। जनरली इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे भी जाना जाता है। इनमें जो रैंक है वो है चेयरमैन की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिन्हें प्रॉपर्ली CEO कहा जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लोग शामिल हैं। अगला है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट एक मध्यस्थ की यानी बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं, जो ऑर्डर तो लेते हैं टॉप मैनेजमेंट से और उसे अप्लाई करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो मिडिल में क्या आते हैं? दे आर यूजुअली डिवीजन हेड्स एंड हु आर लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये आमतौर पे एक क्या है, बिचौलिए हैं, मध्यस्थ हैं, इंटरमीडिएट हैं। किसके बीच में? टॉप लेवल के और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बीच में। और आमतौर पे इनके पास जो आते हैं डिविजनल हेड्स होते हैं। ऐसे समझ लीजिए डिपार्टमेंट हेड जो होते हैं हमारे, डिपार्टमेंट मैनेजर होते हैं, प्लांट मैनेजर होते हैं और एरिया मैनेजर होते हैं, फैक्ट्री मैनेजर होते हैं। वो एक्चुअली में मिडिल मैनेजमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। लास्ट वो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट को हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। आमतौर पे सुपरवाइज़र और फोरमैन आते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। एक्चुअली में क्या करते हैं, जो मिडिल मैनेजमेंट से जो टास्क मिलता है वो उनको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई कराते हैं। एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं कंपनी में, उनसे उनके द्वारा उन टास्क को पूरा कराते हैं। दे आर यूजुअली द फोरमैन एंड द सुपरवाइजर्स हु एक्चुअली कैरी द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटी। वास्तविकता में जो यहाँ से सोचा गया, जो इन्हें बताया गया, उनको इन्होंने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं। अब हमें एक चार्ट दिया गया है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। देखिए हमें एक चार्ट दिया गया है, ट्रायंगुलर शेप है। इसमें ऊपर है टॉप मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन आ रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD जब कहते हैं। प्रॉपर्ली देखें तो आपको कुछ चीज़ें सुनाई देंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट है। आपको CEO सुनाई देगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ये सुनाई देते हैं हमको, MD सुनाई देते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, ऑल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के आते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली करता क्या है, वो ये डिफाइन करता है कि किस व्यक्ति को कंपनी में कहाँ निवेश होना है, किस तरीके की पॉलिसीज़ वगैरह बनेंगी, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। और ये कमांड वो ट्रांसफ़र करते हैं मिडिल को, ठीक है। यहाँ पे इस चार्ट में हमें 2 चीज़ें भी दिखाई दी हैं, एक तो है अथॉरिटी और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है जो पावर ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ पावर, इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर वो शिफ्ट की जाती है पावर को, यानी डेलीगेशन ऑफ पावर की बात करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सेंस ऑफ डूइंग थिंग्स या इनहेरिटेंस ऑफ पावर, ठीक है। हमने ये खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है करने की चाहत। तो जरा देखिए टॉप मैनेजमेंट में हमें ये दिखाई दिया। अथॉरिटी का मतलब टॉप मैनेजमेंट के पास क्या है, हायर पावर है, जिसको वो डेलीगेट करता है मिडिल को और मिडिल वाला डेलीगेट करता है लोअर को।
लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो सुपरवाइज़र, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, क्लर्क वगैरह हैं, वो लोअर या ऑपरेटिव मैनेजमेंट के पार्ट हैं। ये अपने काम वर्कफोर्स से करा के इसको, यानी ये क्या कहते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, ये तय करते हैं कि उन्हें काम कैसे करना है। इनहेरिट करा, जो पावर मिली उससे उन्होंने इन पावर को क्या किया, कंपनी के पर्पसेस के लिए, प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे स्टॉकिंग हो, चाहे कोई भी हो ऑपरेशन हो, वो उसको एग्जीक्यूट कराया और उसको फिर उन्होंने आगे उनकी जिम्मेदारी हुई डेली, वीकली, मंथली, अकॉर्डिंगली जो भी उनके प्लान है कि अकॉर्डिंगली उन्होंने मिडिल को उस बात को अकाउंटेबिलिटी है कि उनको आंसरबिलिटी दिया। मिडिल में हमारे आते हैं मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। मिडिल मैनेजमेंट का बेसिकली काम होता है वो सुपरवाइज करते हैं लोअर ऑपरेटिव मैनेजमेंट को, वो साथ ही साथ रिपोर्ट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम चल रहा है। बेसिकली ये लेसन है, जो भी इन्होंने रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए उसको इन पे इम्प्लीमेंट किया, इनको मेंशन किया और ये रेगुलेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। साथ ही साथ जो भी इन्होंने वर्क आउटपुट या कमांड मिली उन्हें उसके रिस्पॉन्सेज को भी इन पे शिफ्ट किया और ये उनको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा फंक्शन मैनेजमेंट। फंक्शन का मतलब है कार्य जो सिस्टमेटिक वे में करते हैं, यानी कौन कौन से काम हैं जो मैनेजमेंट एग्जैक्टली करता है। 4 काम हैं हमारे पे। प्लानिंग, योजना बनाता है। ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को संग्रहित करता है, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जितनी मैन पावर चाहिए, जितनी मशीनरी चाहिए, जितने रॉ मटेरियल चाहिए, जितना फ्यूल चाहिए, जितने भी इनपुट्स चाहिए सिंपल किसी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए, ये सब ऑर्गेनाइज करने का काम उसका है। साथ ही साथ आउटपुट भी चाहिए, उसके लिए भी कंसिडर्ड होता है। स्टाफिंग का मतलब है सिर्फ मैन पावर से, और उनको किस किस लोकेशन पे, किस वर्क पोजीशन पे शिफ्ट करना है या रखना है। अगला है डायरेक्टिंग का मतलब है निर्देशित करना, बताना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और प्रीमाइसेस तय करना है कि आपको इसी दायरे में करना है। ये तय करना कि आपके पास क्या पावर है, ये तय करना कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब डायरेक्टिंग का पार्ट है। और कंट्रोलिंग का मतलब है चीज़ों को देखना कि जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने प्लान किया था, अकॉर्डिंगली वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसको करेक्टिव एक्शन लेना, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको अप्रिसिएशन देना। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पहला है प्लानिंग। इट रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड डेवलपिंग अ प्लान ऑफ अचीविंग अ गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। प्लानिंग का मतलब है कि आपने पहले से ये तय कर लिया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और एक योजना बनाना कि जो गोल आपने तय किया है, जो उद्देश्य आपने तय किया है, कैसे उसे अब दक्षता और प्रभावशीलता के साथ, यानी कम से कम खर्च पे और निश्चित समय सीमा के अंदर कैसे प्राप्त करेंगे। दोबारा, प्लानिंग क्या है? हमने कहा प्लानिंग का मतलब है आप पहले से ये सोच चुके हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और एक ऐसी योजना बनाना है जिससे कम से कम खर्च, कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए और निश्चित समय सीमा के अंदर आप अपने उद्देश्यों को पूरा कर लेंगे। ये करने का काम मैनेजमेंट को होता है, सबसे पहला काम होता है योजना बनाना। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। जब आप योजना बनाते हैं तो आप ये जानते हैं कि कौन कौन से इनपुट्स आपको ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। मैन पावर कितनी चाहिए, कितने स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग चाहिए, आपको कौन सी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, कितने प्रीमाइसेस का दायरा है, कितने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, कौन कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ से सप्लायर से माल आएगा, मार्केट में किस तरफ माल बिकेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, कॉम्प्लेक्स थिंग्स है ऑर्गेनाइजेशन, लॉट्स ऑफ थिंग अ मैनेजमेंट हैव टू थिंक बस, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज करना है सारी चीज़ों को। हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज का सिंपल मीनिंग है इनपुट्स। It refers to the assigning of duties, grouping tasks, establishing authority and allocating the resources required to carry out a specific plan. Organizing का मतलब है कि आप लोगों को उनके कर्तव्य यानी उनकी जिम्मेदारियां बता रहे हैं कि क्या क्या होगी, उन्हें बता रहे हैं का मतलब दे रहे हैं, सौंप रहे हैं। ग्रुपिंग ऑफ टास्क, आप एक टीम को ये बता रहे हैं कि आपका ये कार्य है, दूसरी टीम को ये बता रहे हैं, जिसे डिपार्टमेंटाइजेशन के तौर पर भी देखते हैं। ठीक है। इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, साथ ही साथ अपने अधिकारों को आप बांट रहे हैं कि किसके पास क्या क्या अधिकार होंगे। अब यहाँ पे जो अथॉरिटी आता है इसका मतलब है आंसरेबिलिटी भी आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। अथॉरिटी सेंसेस आंसरेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस व्यक्ति की या किस ग्रुप की क्या जवाबदेही होगी और उसे क्या क्या काम करने होंगे और उसके बाद क्या इन कामों को कराने के लिए क्या क्या अधिकार हैं। तो वो ये तय करते हैं कि भाई अलोकेटिंग और रिसोर्सेज, और साथ ही साथ जो जरूरी रिसोर्स है उन्हें वो देते हैं ताकि वो अपने काम को कर सकें एक योजना के अंतर्गत जो हमने पहले से तैयार किया है। दोबारा से, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है ड्यूटीज़ को असाइन करना, टास्क को ग्रुप करना और साथ ही साथ अथॉरिटी को
इस्टेब्लिश करना कि किसके पास क्या अथॉरिटी होगी, और रिसोर्सेज को अलोकेट करना कुछ इस तरीके से कि स्पेसिफिक प्लान ठीक से पूरा हो सके। जब प्लान हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, तो अगला आ गया स्टाफिंग। हम जरूरी इंसानों को देख रहे हैं, हमने तय किया ना उसके लिए कि भाई हमें किस तरीके का इंसान चाहिए, ठीक है, वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का फेज शुरू होता है। इट इम्प्लाइज द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग का बेसिक मतलब क्या है कि हमने सही व्यक्ति को सही पोजीशन या सही जॉब के लिए चुना, जिस कार्य को हमने सोचा उसके लिए हमें जो योग्यता चाहिए थी, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी, हमने उसे चुना। ये एक्चुअली में पार्ट है जब हम सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते हैं किसी भी वर्कर को या किसी भी पर्सन को अपनी टीम के लिए, किसी भी इंडिविजुअल को चुनता है ऑर्गेनाइजेशन का। अगला है डायरेक्टिंग। जब ये हो गया तो डायरेक्टिंग का मतलब है इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। निर्देशित करना का मतलब होता है कि आप उनका नेतृत्व करें, आप उन्हें समझा रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं उन्हें क्या करना है, खुद बता रहे हैं या आपने किसी व्यक्ति को चुना है, किसी सुपरवाइज़र को, किसी मैनेजर को या किसी ट्रेनर को, ठीक है, चुना है जो उन्हें ये बताता है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें इन्फ्लुएंस करें, आप उन्हें प्रभावित करें बातों से, ट्रेन करके या किसी सीनियर के अंडर उन्हें काम करा के, ताकि वो उस काम को आसानी से सीख सकें। मोटिवेट करें। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइंग का मतलब उत्साहित कर रहे हैं कि अगर वो काम पूरी हिम्मत से, पूरी लगन से करेंगे तो उन्हें भी फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा ही होगा। ये मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करना। और टू परफॉर्म द टास्क असाइन्ड, ताकि जो काम उन्हें दिया गया है वो अच्छे से कर सकें। ये डायरेक्टिंग है। दोबारा से, डायरेक्टिंग का मतलब है कि आप लीडिंग, डायरेक्टिंग में आते हैं लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, ताकि जो असाइन टास्क है वो कंप्लीट कराया जाए। अगला है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है सुपरविजन। सिंपल, ख्याल रखना। Controlling refers to the performance measurement and follow-up actions that keep the actual performance on the path of plan. कंट्रोलिंग, नियंत्रण करने का मतलब होता है कि आपने क्या किया है, आपने परफॉर्मेंस को मेजर किया कि किसने कैसा कार्य किया है, या किस डिपार्टमेंट में कैसा कार्य हुआ है, या किस टीम ने क्या कार्य किया है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, ठीक है, चाहे वो एक ग्रुप हो, उन्होंने कैसा कार्य किया, इसको मेजर करना और फॉलो अप एक्शन लेना। अगर उनने उस स्तर पे कार्य नहीं किया जिसके स्तर पे काम आपकी अपेक्षा थी, स्टैंडर्ड से बिलो है, तो आपने करेक्टिव एक्शन लिया, और स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो आपने उन्हें अप्रिशिएशन दिया, ठीक है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करना जो आपकी योजना के अनुसार होना चाहिए। बस आज यहाँ तक की स्लाइड दी गई थी मुझे आपको डिस्कस करने के लिए। होप मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम जो चैप्टर 1 है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया तो प्लीज़ आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ रेकमेंड करें। इससे आपके जो 12th के और स्टूडेंट्स जो अकाउंट्स के हैं, साइंस के या क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के हैं, हम इस सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल SDK क्लासेस पे पब्लिश करें। इसके अलावा कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस भी हैं और हमारे जो किड्स एरिया हैं जिसमें आपको अच्छे अच्छे स्पीचेस मिलेंगे, तो आप एंटरटेन भी फील करेंगे और मोटिवेट भी फील करेंगे। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।